सोरियासिस इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सोरियासिस का? हाइपर केराटोसिस, एरिथमा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में क्या है? इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर केराटोटिक एडिमेटस स्केली प्लाक, क्रोनिकली होती है, क्रोनिक रिलैप्सिंग रेमिटिंग कंडीशन है। हालांकि ये कंडीशन, इसका कॉज कुछ नहीं पता, कॉज इसका अननोन है, इडियोपैथिक कॉज है। किस कारण से होती है अभी तक किसी को पता नहीं है। ज्यादातर अपन देखा गया है जेनेटिक कंडीशन है प्रेडिस्पोजिंग, जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस में इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत कॉमन भी देखी गई है। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन फिक्स है, फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत स्ट्रांग मिलती है। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जैसे स्किन की ग्रोथ है, स्किन की ग्रोथ 10 टाइम्स बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मली स्किन ग्रो होती है ना, उससे ज्यादा इसमें 10 to 100 टाइम्स उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जो स्किन का मैचुरेशन है, मैचुरेशन नहीं हो पाएगा, तो नॉर्मल जो केराटिन का प्लाक है वो नहीं बन पाता है। स्किन अनमैच्योर होती है तो उसके ऊपर वाइट की जो स्केल्स हैं ये जमने लगते हैं। अनमैच्योर स्किन है वो लगातार बनती जाती है, तो ये स्केली लीजन मिल जाते हैं उसमें। स्केली लीजन होते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है सिल्वरी स्केल, सिल्वरी वाइट स्केल्स, ये लीजन के ऊपर जमने लगते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक लीजन है। उसके अलावा एडिमेटस प्लाक मिलता है। जैसे नॉर्मली कंडीशन ये स्किन से है ना, स्किन से थोड़ा सा एलिवेटेड मिलेगा इसका लीजन, ये कैरेक्टरिस्टिक। जो प्लाक है ना, प्लाक की डेफिनेशन अपन ने स्किन के उसमें पढ़ी थी, स्किन से थोड़ा एलिवेटेड मिलेगा, थोड़ा सा रेडिश कलर का मिलेगा। और इसका क्रोनिक कोर्स है, इसका कोर्स हमेशा रिलैप्सिंग रेमिटिंग कंडीशन होता है, ये ट्रीटेबल कंडीशन नहीं है। अपने आप ठीक भी हो जाती है, कई बार अपने आप ठीक भी हो जाती है, अपने आप बढ़ भी जाती है इसके। लेकिन ये तो कॉज नहीं है इसका, लेकिन इसके ट्रिगर फैक्टर है। ट्रिगर फैक्टर मतलब कि इसके बाद एक होता है ट्रॉमा, कोई चोट लगी, चोट लगने के बाद जो घाव ना, घाव ठीक नहीं हुआ है। इन्फेक्शन, स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ, स्किन के इन्फेक्शन के बाद वो बढ़ने लगा। इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस बहुत कॉमन है, इमोशनल स्ट्रेस में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बस कॉमनली यही है, मेल टू फीमेल सेक्स रेशो बराबर है, दोनों में बराबर हो जाता है। ये ट्रिगरिंग फैक्टर ज्यादातर रहता है हमेशा। ये जो सोरियासिस होती है अपने आप नहीं होती, कहीं ना कोई ट्रिगर फैक्टर जरूर होता है इसमें। कॉज इसका अपन को ऑटो इम्यून ही मानते हैं कि जेनेटिक फैक्टर है, किस कारण से हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक हमने रीजन इसको बताई दिए स्किन में। अब आते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बॉडी में। बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन यूजली ये स्कैल्प एक्सटेंसर सरफेस ऑफ स्किन में होता है। एक्सटेंसर सरफेस, एक्सटेंसर सरफेस कौन कौन सी होती है? यहाँ का पूरा एक्सटेंसर सरफेस, हाथ के पीछे का भाग एक्सटेंसर सरफेस, बैक एरिया, तो बैक, एल्बो, नी, ये सब इसके मोस्ट कॉमन अफेक्टेड एरिया है। जेनाइटल में, जेनाइटल एरिया में कॉमनली होता है। ये तीनों एरिया मोस्ट कॉमन है, स्कैल्प में, एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द स्किन और जेनाइटल एरिया, ये तीन मोस्ट कॉमन साइट हैं इसकी जहां पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा फिर अलग अलग टाइप के सोरियासिस होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि जितना उसको डिटेल में जाएंगे उतना अपन समझ नहीं पाएंगे। अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले लीजन आएंगे। लीजन की टिपिकल क्वालिटी जैसे रहेगी, ये है स्किन, स्किन के ऊपर राउंड टू ओवल शेप का एक लीजन मिल जाएगा, राउंड रहेगा, ओवल रहेगा। सबसे पहला चीज इसमें जो मार्जिन है, मार्जिन बिल्कुल डिफाइंड रहेगी,
मार्जिन डिफाइंड रहेगी और उसका अलग अलग शेप नहीं होगा, मार्जिन ऐसी ऐसी नहीं होगी, ऐसी ऐसी मार्जिन नहीं रहती इसकी, मार्जिन राउंड टू ओवल शेप की रहेगी, या तो राउंड रहेगी या ओवल शेप की रहेगी, पहली चीज। दूसरा, स्केल्स दिखेंगे इसमें, सिल्वरी वाइट स्केल्स दिखेंगे, दूसरा सिल्वरी वाइट स्केल्स। तीसरा, स्किन से थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगी, मतलब प्लाक मिलेगा इसको, पैच नहीं मिलेगा। प्लाक होता है ना उठा हुआ, पैच मतलब होता है बिना उठा हुआ, प्लाक मिलेगा। सिल्वरी वाइट स्केल्स मिलेंगे और इचिंग मिलेगी, इचिंग एक्सटेंसिव मिलेगी, इसकी एक्सटेंसिव इचिंग मिलेगी। ये चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इसके, चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर टिपिकली मिल रहे हैं इसके, तो अपन उसको क्लियरली आंख बंद करके बोल सकते हैं कि इसको सोरियासिस है। अब जो सोरियासिस होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, पस्चुलर सोरियासिस, गटेड सोरियासिस, और बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं। उसमें यह है कुछ सोरियासिस में डीप मिल जाती है, कुछ सोरियासिस फ्लेक्सर सोरियासिस होती है, फ्लेक्सर सरफेस में होती है। तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल मानने की जरूरत नहीं है अपन को। अपन को ध्यान में रखने वाली बात है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है इसकी। सबसे मेन तो ये है कि आपको सोरियासिस का पेशेंट आ रहा है, आपको डायग्नोसिस, सोरियासिस में आपको दो ही चीजें देखनी है। पहला, उसकी डायग्नोसिस कंफर्म करना है, डायग्नोसिस कंफर्म करना ही सबसे मेन चीज में है। ट्रीटमेंट तो सबको पता है, डायग्नोसिस जो है, डायग्नोसिस कंफर्म करना इसकी बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि डायग्नोस्टिक के लिए कोई टेस्ट नहीं है इसका। डायग्नोस्टिक के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट हो सकता है, स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी अपन सब में करते नहीं है। तो डायग्नोसिस कैसे बनेगी और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ। जो मैंने टिपिकल लीजन बताया ना, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है? दो नेक टू नेक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, पहली टीनिया, दूसरी एक्जिमा। टीनिया से आप कब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि टीनिया भी जो है जेनाइटल एरिया में होती है, फ्लैक्सर सरफेस में होती है, और राउंड टू ओवल लीजन उसमें भी मिलता है। टीनिया से डिफरेंशिएट करने के लिए दो फीचर हैं। पहला, जो टीनिया का लीजन होता है वो यूजुअली ऐसा होता है, जो मार्जिन है ना उसकी इस टाइप की रहती है। जो सोरियासिस का लीजन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। इसकी मार्जिन दोनों की डिफाइन होती है, लेकिन इसकी मार्जिन राउंड टू ओवल होगी, इसकी मार्जिन थोड़ी सी अलग होगी। दूसरी चीज, टीनिया का जो लीजन होगा उसमें आपको सेंट्रल क्लियरिंग मिलेगी। आपको देखोगे यहाँ पे स्केल्स हैं, बट यहाँ पे एरिया पूरा क्लियर है, इसके में पूरे में स्केल्स मिलते हैं। स्केल्स का कलर जो है इसमें ब्राउन सा रहता है, इसमें सिल्वरी व्हाइट मिलता है। लेकिन स्केल्स का कलर अपन इतने अच्छे से डिफरेंशिएट कई बार नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन स्केल्स दिख जाएंगे आपको। बट दिक्कत ये होती है जेनाइटल एरिया में होता है, अपन बहुत ज्यादा डिटेल बहुत ज्यादा देर तक देख नहीं सकते, अपन को सिर्फ एक लुक देखना रहता है, उससे कई बार डिफरेंशिएट नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन ये शेप तो समझ में आ ही जाता है, ठीक। और जो है सोरियासिस जो है ना बायलैटरली इक्वल होती है ज्यादातर केसेस में, दोनों साइड होती है, दोनों साइड इक्वली इफेक्ट करती है। टीनिया क्या होता है, लेफ्ट साइड ज्यादा होता है जेनाइटल एरिया में। किसी को तरह देखा होगा टीनिया लेफ्ट साइड ज्यादा होगा, राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड का जो एक्सटेंशन है वो ज्यादा होता है टीनिया में राइट साइड के अपेक्षा। इचिंग जो है, इचिंग दोनों में बराबर होती है, इसमें ज्यादा, इसलिए इसमें ज्यादा इचिंग कर लो तो उसमें डॉट 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 ब्लड आने लगता है। हालांकि ब्लड तो इसमें भी आता है, बट यही इसमें जो ब्लड की जो मात्रा है वो सिर्फ ये यहीं पे रहती है, कोने कोने में, सेंटर में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, इसमें पूरे में ही होगी। तो टीनिया से डिफरेंशिएट से कितने पॉइंट हैं? पहला पॉइंट है उसका शेप देखो, शेप इसका बिल्कुल राउंड टू ओवल मिलेगा, इसमें शेप थोड़ा सा अलग मिलेगा, मार्जिन दोनों में क्लियर मिलेगी। इसमें जो है सेंटर क्लियरिंग देखना है अपन को, सेंटर क्लियरिंग देखना है, और तीसरा स्केल्स देखना है, स्केल्स कैसे आ रहे हैं इसमें। इन तीन चीजों से अपन को टीनिया से डिफरेंशिएट कर लेंगे अपन। कर लोगे पक्का है? क्योंकि इसकी नेक टू नेक डायग्नोसिस हमेशा टीनिया ही होती है, और टीनिया से अपन हमेशा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये भी ऐसे मिलता है बिल्कुल, मार्जिन देखिएगा कहीं पे भी हो सकता है ये यहाँ पे चेस्ट में भी दिख सकता है, वर्टिकुलर जो होता है चेस्ट में भी दिख जाएगा, और नी में भी दिखेगा, फ्लेक्सर सरफेस में भी दिख जाता है टीनिया, ये सोरियासिस। उसको लेकिन देख के, दूर से देख के हमेशा इसको यही लगेगा कि इसको टीनिया है, लेकिन आप उसको डिटेल में देखोगे
अच्छे से देखोगे, पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लोगे तो फिर समझ में आएगा कि वो टीनिया नहीं है। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा का पहला तो ये है कि एक्जिमा की जो मार्जिन होती है वो मार्जिन बिल्कुल क्लियर नहीं होती। एक्जिमा की मार्जिन तो बहुत ही ऐसे वो होता है, अनडिफाइंड मार्जिन होती है। इचिंग जो है, इसमें सोरियासिस से भी डबल होती है। सिल्वरी वाइट स्केल्स नहीं मिलेंगे इसमें, सिल्वरी वाइट स्केल्स बिल्कुल नहीं मिलते इसमें। और एक्जिमा से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एक्जिमा बायलैटरली सिमेट्रिकल तो होती नहीं है, सिर्फ एक साइड जहां पे भी एक पैच होगा वहीं पे रहता है, वही बना रहता है। एक्जिमा का एक्सटेंशन इतना जल्दी नहीं होता। एक्सटेंशन जो है ना, जैसे सोरियासिस है, सोरियासिस एक्सटेंड बहुत करती है, बहुत जल्दी एक्सटेंड कर जाएगी, बहुत सारी एरिया में रहेगा। एक्जिमा जहां पे हो गया बस वहीं पे ही रहेगा, वहां से फैलता नहीं है। और क्या डिफरेंशिएट फीलिंग है एक्जिमा से? बस यही है, ठीक है, इतना ही है। तो एक ही मार्जिन देखना है अपन को, मार्जिन उसकी क्लियर नहीं रहेगी एक्जिमा की, और बायलैटरली की सिमेट्रिकल नहीं होगा, और एक्सटेंड देखना है। एक्सटेंड जो है, सोरियासिस का एक्सटेंड बहुत जल्दी होता है, एक्जिमा का एक्सटेंड नहीं होता है। लेकिन लोकलाइज सोरियासिस है, एक ही जगह की हो गई है सोरियासिस, सिर्फ पैर की हो गई है, तो आप सिर्फ उसका शेप देख लो और सिल्वरी वाइट स्केल्स देख लो, बस दो चीजें बहुत है इसके लिए, जब इसको डायग्नोसिस के लिए एक्जिमा से डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके अलावा तो बहुत सारी नेक टू नेक डायग्नोसिस हो सकती है, मैलिग्नेंसी है, बेसल सेल कार्सिनोमा है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, वो इतने कॉमन नहीं है। कॉमन यही तीन चीजें हैं, एक्जिमा और टीनिया और सोरियासिस। तीनों की डायग्नोसिस को बनाना बहुत मुश्किल है। टीनिया की डायग्नोसिस में कंफ्यूजन तब होता है जब वो जेनाइटल एरिया का सोरियासिस हो या फिर फ्लेक्सर एरिया का सोरियासिस हो, और एक्जिमा से डायग्नोसिस में कंफ्यूजन तब होता है जब उसको यहाँ कहीं पैर में नीचे कहीं होता ना, क्योंकि एक्जिमा की साइड भी वही है, नीचे पैर के साइड में, तो वहां का अगर सोरियासिस है तो वो डिफरेंशिएट करना रहता है। एक्जिमा का भी वही है, एक्जिमा यूजुअली एक्सटेंसर सरफेस पे जो है, सोरियासिस तो एक्सटेंसर सरफेस भी होता है, एक्जिमा कहीं पे भी हो सकता है। चलो, डायग्नोसिस तो ऑलमोस्ट हो गई कंफर्म। डायग्नोसिस कोई टेस्ट है नहीं अवेलेबल, अपन को क्लिनिकली डायग्नोसिस बनानी है, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप बायोप्सी कर लो, नहीं तो फिर उसका कोई डायग्नोसिस है नहीं टेस्ट। ट्रीटमेंट क्या दोगे? ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, टॉपिकल ट्रीटमेंट और फोटोथेरेपी, सिस्टमिक मेडिसिन। टॉपिकल मेडिसिन में क्या दे सकते हैं अपन को? टॉपिकल में फिर ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले आप दोगे क्या? इमोलिएंट क्रीम दोगे। इमोलिएंट क्रीम क्या करेगी? इचिंग कम कर देगी, इचिंग कम कर देगी, ड्राइनेस कम कर देगी। जो बाकी अपन मेडिसिन देंगे उसके लिए एक रास्ता बना देगी। अगर इचिंग हो रही है, ड्राइनेस इतनी हो रही है, तो फिर वो बाकी ड्रग्स में इफेक्टिव ही नहीं होंगी। दूसरी ड्रग हो गया आप क्या? उसके स्केल्स हटाने के लिए, जो स्केल्स बन गए हैं, स्किन बहुत ज्यादा थिक हो गई है, उसको स्केल हटाने के लिए कोलतार और सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का कोई भी क्रीम या फिर ऑइंटमेंट या फिर कोलतार और सैलिसिलिक एसिड दोनों थोड़े से स्किन इरिटेंट होते हैं, कई बार रिएक्शन हो जाती है इनको, तो उनको पहले थोड़ा सा पेशेंट को बोलना पड़ता है कि पहले बहुत लो डाइल्यूट अमाउंट में लगाना है। अगर इससे रिएक्शन नहीं होती है तब इसको आराम से लगाते रहो आप। ये क्या करेंगे, ये जो स्केल्स है ना, स्केल्स को सॉफ्ट कर देंगे, स्केल्स को पूरा हटा देंगे, तो जो सिल्वरी वाइट जो है स्केल्स वो पूरी हट जाएगी, तो बाकी अपन ड्रग्स जो देते हैं ना उनको काम करने का भी टाइम जगह मिल जाएगी, मतलब एब्जॉर्प्शन उनका अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो जो वाइट स्केल्स के ऊपर आप लगाओगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा उसका ड्रग्स का। फिर इसके अलावा देते हैं अपन तीसरे नंबर पे स्टेरॉइड। स्टेरॉइड मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है। लॉन्ग टर्म भी अपन दे सकते हैं, यूजुअली अपन एक हफ्ते से एक महीने से ज्यादा नहीं देते हैं लोकल स्टेरॉइड, नहीं तो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बट स्किन ड्राइनेस या फिर स्किन एट्रोफी, इसके मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है लोकल के। ज्यादातर जो एरिया दिखने वाला है, जैसे कि हाथ में, चेहरे पे, इन जगहों पे अपन लॉन्ग टर्म नहीं दे सकते। बाकी पैर में या बैक सरफेस जो कि स्किन में, मतलब कपड़ों के नीचे दबी रहती है जो जगह, वहां पे अपन लॉन्ग टर्म भी दे सकते हैं स्टेरॉइड लोकल।
लोकल स्टेरॉइड में हाई पोटेंसी स्टेरॉइड देते हैं बीटामेथासोन, क्लोबेटासोन दोनों हाई पोटेंसी स्टेरॉइड है, इनकी क्रीम दे देंगे। ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके अलावा और ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास कौन से? कैल्सिट्रायोल, क्या होता है? ये विटामिन डी एनालॉग होता है, विटामिन डी एनालॉग होता है। इसका है ये भी स्किन की रीजनरेशन जो है ना उसको ग्रोथ को कम कर देता है। जितनी ये लगातार रीजनरेट करती है ना सोरियासिस में, वो स्किन की ग्रोथ को कम कर देता है। और इसके अलावा ऑप्शन है अपने पास ट्रेटिनोइन, ट्रेटिनोइन क्रीम है। ट्रेटिनोइन क्रीम का यूज करते हैं, एक्सटेंसिव स्किन मुहासे है ना, मुहासे स्किन पिंपल्स में, पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। ट्रेटिनोइन क्रीम का भी साइड इफेक्ट ये है कि बहुत इरिटेंट होती है, कई बार रेडनेस एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, लेकिन इफेक्टिव बहुत है। ये सब जो है ना ये सब रेजिस्टेंस केसेस में देते हैं। इसके अलावा टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट होता है, टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट, ये भी बहुत कॉमनली अपन यूज कर सकते हैं, करते ही है। तो टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट अपन सोरियस, तो ये इतने सारे अपने पास अवेलेबल हैं ऑप्शन, कुछ भी दे सकते हो इसमें कुछ भी। ज्यादातर ये कैल्सिट्रायोल स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। इसके अलावा कोलतार अपन लो डोज में दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्किन्स बन रहे हैं, बहुत ज्यादा स्किन थिक हो रही है, तो इमोलियन क्रीम तो अपन सभी को देंगे ही। ये उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन लोगों को स्किन बहुत ज्यादा थिक हो रही है, लगातार स्केल्स बनते रहते हैं। ये जो है ये रेजिस्टेंस केसेस में देते हैं कि एक बार इन दवाइयों से नहीं आराम पड़ता है तो फिर अपन ये भी दे देते हैं। 70% तक सोरियासिस जो है वो सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर इनसे नहीं हो रही है ठीक, अगर मोर देन 10% ऑफ द बॉडी आपको कवर कर रही है, अगर सोरियासिस के लीजन है मोर देन 10% ऑफ बॉडी कवर कर रहे हैं तो ही इन दवाइयों की जरूरत पड़ती, नहीं तो इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। फोटोथेरेपी क्या होता है? जो अपना अल्ट्रावायलेट लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट में स्किन को दिखाते हैं। यूजली फोटोथेरेपी की पहले एक सोरालेन आती है, सोरालेन क्रीम आती है, वो लगाते हैं सोरालेन क्रीम के, और उसके बाद उसको अपन धूप में बैठने बोल देते हैं। उससे जो है लीजन्स की जो वही है ग्रोथ है वो रुक जाती है। सिस्टेमिक थेरेपी बहुत रेजिस्टेंस केसेस में दी जाती है। सिस्टेमिक थेरेपी में क्या क्या अवेलेबल है अपन को? मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन, और इसके अलावा ये ट्रेटिनोइन, ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है। मेथोट्रेक्सेट कॉमनली अपन यूज करते हैं। स्किन वाले मेथोट्रेक्सेट जो मेडिसिन वाले हैं वो ज्यादातर ये यूज कर सकते हैं उनका, क्योंकि उनको इसका ज्यादा अच्छा एक्सपोजर है। और स्किन वाले साइक्लोफॉस्फामाइड और एजाथायोप्रिन ज्यादा यूज करते हैं। बहुत कॉमनली यूज करने वाली ड्रग्स हैं। तो ट्रेटिनोइन रेजिस्टेंस केसेस में दी जाती है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। सिस्टेमिक स्टेरॉइड यूजली नहीं देते हैं, सिस्टेमिक इतना ही दे देते हैं। सिस्टेमिक स्टेरॉइड से शॉर्ट टर्म के लिए अगर बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो गया है तो देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए सिस्टेमिक स्टेरॉइड। लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टेमिक स्टेरॉइड नहीं देते, लॉन्ग टर्म में तो उसका ज्यादा साइड इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए यही मेडिसिन देते हैं। ठीक है, इतना ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है सोरियासिस के लिए। लेकिन ये है कि 70% जो है 70% आपको सोरियासिस का पेशेंट है, डायग्नोसिस सोरियासिस का ट्रीटमेंट आसान है। सोरियासिस का सबसे मेन है कि डायग्नोसिस बनाना। डायग्नोसिस में जहां पे भी जाता है लोकल बाहर से दिखा के आता है, सब जगह वो फंगल का ट्रीटमेंट ही लेता रहता है, सोरियासिस का ट्रीटमेंट कोई चालू नहीं करता है। डायग्नोसिस बताओगे दीपक, डायग्नोसिस में क्या है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है सोरियासिस की? किससे डिफरेंशिएट करना है? एक्जिमा और टीनिया से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? टीनिया में जो साइड में ब्राउननेस, मतलब जो सेंटर में रहेगा तो क्लियर रहेगा इसके। सेंटर क्लियरिंग मिलेगी टीनिया में। और लीजन का शेप, सबसे मेन तो शेप ही है। शेप है, ये शेप है सोरियासिस का, ये शेप है टीनिया का, और एक्जिमा का तो कोई भी शेप नहीं होता। एक्जिमा कैसे भी हो सकता है, तो सिर्फ शेप से ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उसको क्या है। इसका टिपिकली होगा सोरियासिस के जितने पाए साथ में भी लीजन होंगे ना, उनके ऐसे ही लीजन मिलेंगे, सब राउंड टू ओवल ही मिलेंगे। तुम किसी भी पेशेंट का देखना सोरियासिस में लीजन हमेशा ऐसे ही लीजन मिलेंगे। सिंगल मिलेगा तो ऐसे, मल्टीपल रहेंगे तो भी ऐसे ही रहेंगे।
और टीनिया में कभी भी नहीं मिलते राउंड। टीनिया में राउंड ऐसे 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 कुछ भी शेप के मिलेंगे, जहां जहां खुजाते जाओ वहां वहां बढ़ते जाता है। ठीक है हैं? कई बार मिलते हैं सर टीनिया में बिल्कुल राउंड छोटा। राउंड छोटा मिल सकता है, लेकिन एक आध है, अगर उसका आगे एक्सटेंड होगा ना, एक्सटेंड राउंड में नहीं होता। एक्सटेंड वो कैसे तो मिलता ही है ना सर। सेंटर के लिए एग्जामिन करना पड़ता है। ये नहीं कि अपन ने सिर्फ एक लुक देखी, एक लुक देख के अपन ने सीधे उसकी डायग्नोसिस टीनिया बना दी। उसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ता है लीजन को, किस टाइप का है। इसमें स्केल्स डिटेल देखो तो स्केल्स भी दिख जाएंगे। स्केल्स दिख जाएंगे कि टीनिया में बाहर ही बाहर रहेंगे, उसमें पूरे में रहेंगे स्केल्स। वैसे भी अपने पास पेशेंट वो आएगा ना, तो पेशेंट इसलिए आता है कि टीनिया का ट्रीटमेंट बहुत जगह ले चुका रहता है, वो टीनिया से ठीक नहीं होता है तो अपने पास आता है। अगर फंगल जो होता है ना, फंगल वाले हिस्ट्री देते हैं कि फंगल से ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है और फिर वापस आ जाता है। ये वाले हिस्ट्री देंगे कि कुछ भी ट्रीटमेंट दे दिया ठीक नहीं होता वो ठीक होना। सोरियासिस जैसे अनट्रीटेड छोड़ दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम करते हैं? सिस्टेमिक उसको ट्रीटमेंट में वो है अपना सोरिएटिक अर्थराइटिस होता है। सोरिएटिक अर्थराइटिस को भी अगर सोरियासिस का पेशेंट है ना, उसको आप टेस्ट करना रहता है, उसका सीआरपी और आर फैक्टर वगैरह कराना रहता है कि सोरिएटिक अर्थराइटिस तो नहीं है उसको। साथ में सोरिएटिक अर्थराइटिस भी कराता है। सोरिएटिक जो पेशेंट होता है उसका मेन कंसर्न रहता है आगे उसको पहला तो इचिंग होती रहती है पूरे बॉडी में, कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है ये, बस यही है आगे डिप्रेशन कर देता है वो। अगर जहाँ पे स्किन कवर नहीं होती उन एरिया में अगर है तो लगातार रहेगा। कुछ मिसनोमर्स होते हैं उसमें कि ये फैलता है, सोरियासिस फैलता नहीं है एक दूसरे को, एक ऑटो इम्यून ही एक से दूसरे में नहीं फैलेगा, सिर्फ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मिलेगा। टीनिया फैल सकता है? टीनिया फैलता है नहीं, लेकिन वो ये मेन जो है सोरियासिस का कंसर्न रहता है कि पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, पूरे टाइम इमोलियन क्रीम लगा रहा है पूरे बॉडी में, और वो नेग्लेक्टेड भी होता है सोशल जगह पे। कोमॉर्बिडिटी डायबिटिक कुछ है सही नहीं? ऐसा कुछ नहीं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है सोरियासिस, बस मेंटल इरिटेशन वाली कंडीशन है। आगे डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट भी देनी पड़ेगी उसको। कई होते हैं कि जिनको मोर देन 10% एरिया इन्वॉल्व है और स्किन में इन्वॉल्व हो गया, जैसे हेयर में हो गया, वो हेयर में हो गया तो वो इरिटेट करता ही रहेगा उसको, हमेशा खुजली करता रहेगा हेयर में। ठीक।